नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 2 जून 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ आज के दिन का महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा हमेशा इस तरह की पहल आगे बढ़ाई जाती है जिससे सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को मदद हो, और अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा 6 जून 2022 से यूपीएससी नॉलेज सीरीज को प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे भारत के अग्रणी आईएएस विशेषज्ञों के साथ एक लाइव सत्र के रूप में संचालित किया जाएगा। इसे प्रतिदिन सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे संचालित किया जाएगा। यूपीएससी नॉलेज सीरीज के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि सामान्य अध्ययन के जो भी स्थिर या स्थायी एक तरह से विषय हैं उनको स्पष्ट करना, जिन्हें हम स्टैटिक सेक्शन भी कहते हैं, जहां पर प्रमुख रूप से सैद्धांतिक समझ की आवश्यकता है। इस नॉलेज सीरीज के माध्यम से इसी को स्पष्ट करने का प्रमुख रूप से प्रयास किया जाएगा। इस यूपीएससी नॉलेज सीरीज को आगामी 50 दिनों तक 6 जून 2022 से संचालित किया जाएगा। यूपीएससी नॉलेज सीरीज के साथ आप जुड़कर आगामी 2023 की परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के अपने दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, यह कथन सत्य है। और ध्यान रखें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हस्ताक्षर किया गया था उसके आधार पर प्रमुख रूप से इस ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया था। इस ट्रेन को 1976 में प्रारंभ किया गया था। और ध्यान रखें, आगे चलकर अलग अलग भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुए हैं उस कारण से समय समय पर इस ट्रेन को बंद भी किया गया है। दूसरा, थार एक्सप्रेस शिमला समझौते के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधा संपर्क बनाती है। थार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भारत में जोधपुर में स्थित भगत की कोठी से पाकिस्तान में कराची कैंटोनमेंट तक किया जाता है। हम ध्यान रखें, थार एक्सप्रेस का संचालन 2006 में प्रारंभ किया गया था। तीसरा, मैत्री एक्सप्रेस भारत को नेपाल से जोड़ती है। ध्यान रखें, यह तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश को एक तरह से जोड़ती है। यह ट्रेन कोलकाता को ढाका बांग्लादेश से जोड़ती है। इस आधार पर पहला और दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है ए। केवल 1 और 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के द्वारा दोनों की सीमाओं के पार तीसरी पैसेंजर ट्रेन को संचालित किया गया है। इस पैसेंजर ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। इसे प्रमुख रूप से सप्ताह में 2 बार संचालित किया जाएगा। यह भारत में उत्तरी बंगाल में स्थित न्यू जलपाईगुड़ी को ढाका बांग्लादेश से जोड़ेगा, और यह भारत में हल्दीबारी और साथ साथ उत्तरी बांग्लादेश में स्थित चिलाहाटी से गुजरेगी। इस ट्रेन के द्वारा 513 किलोमीटर की दूरी 9 से 10 घंटे में तय की जाएगी। हम ध्यान रखें, मिताली से पहले मैत्री और बंधन 2 अलग अलग ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले से ही संचालित होती हैं। कोविड के कारण ये दोनों बंद थी, जिसे 29 मई 2022 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। हर घर 10 तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान रखें, यह अभियान प्रमुख रूप से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है, जहां पर सरकार सभी को कोविड-19 के टीके को सुनिश्चित करने की स्थितियां एक तरह से लाना चाहती है। इस अभियान के माध्यम से कोविड-19 के टीकाकरण को सार्वभौमिक रूप में सरकार स्थापित करना चाहती है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि हर घर 10 तक 2.0 यह दूसरा जो अभियान है कोविड-19 के टीकाकरण के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और यहाँ पर प्रमुख रूप से 12 से 14 आयु वर्ष साथ साथ 60 के ऊपर जो आयु वर्ष के व्यक्ति हैं उनमें टीकाकरण की स्थितियों की जांच की जाएगी। इस अभियान को 1 जून से लेकर 31 जुलाई 2022 तक 2 महीने के लिए संचालित किया जाएगा। हम ध्यान रखें, हर घर 10 तक का जो पहला अभियान है उसे पिछले नवंबर में संचालित किया गया था, और अभी तक भारत सरकार के पास जिस तरह की जानकारी है लगभग 193.6 करोड़ टीकाकरण के जो डोज हैं कोविड के वो लोगों को दिए गए हैं। इस प्रकार आंकड़ा यह बताता है कि अगर हम 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की बात करें तो लगभग 96.3% व्यक्तियों को कम से कम एक कोविड की डोज वैक्सीन में मिल चुकी है, और 86.3% आबादी ऐसी है जिसे कोविड-19 के दोनों टीके लग चुके हैं।
आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की विस्तारित फंड सुविधा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, EFF की स्थापना संरचनात्मक बाधाओं या धीमी वृद्धि तथा स्वाभाविक रूप से कमजोर भुगतान संतुलन स्थिति के कारण उत्पन्न गंभीर भुगतान असंतुलन का सामना करने वाले देशों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। ध्यान रखें, इसकी शुरुआत उन देशों के लिए की गई थी जहां पर भुगतान असंतुलन की स्थिति एक तरह से असमान स्तर पर आ जाती है, तो उनको आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना IMF के द्वारा प्रारंभ की गई। EFF के तहत आहरित राशि को 4.5 से 10 वर्षों में 12 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना होता है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, विस्तारित फंड सुविधा को आमतौर पर 3 साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाता है, लेकिन गहन और निरंतर संरचनात्मक सुधारों के लिए 4 साल तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर 3 साल के लिए, अगर सुधारों की आवश्यकता लगातार रहती है तो यह सुविधा 4 साल तक विस्तारित की जा सकती है। यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं अगर हम विस्तारित फंड सुविधा की बात करें जो IMF ने प्रारंभ किए हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF के माध्यम से 3 अरब डॉलर की जो सहायता है वह श्रीलंका को उपलब्ध कराई जा रही है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, NGT के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, लेकिन वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रखें, जो भी सदस्य NGT में बनते हैं उनको दोबारा नियुक्ति नहीं दी जाती है। दूसरा, ट्राइब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निर्धारित प्रक्रिया के तहत बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगी। तो जो भी एक तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके आधार पर प्रमुख रूप से काम करने के लिए यह प्राधिकरण बाध्य नहीं है। सामान्य तौर पर इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रमुख रूप से पालन किया जाता है। तीसरा, NGT के समक्ष आए आवेदनों या अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के अंदर निपटाना अनिवार्य है। तो यह भी एक तरह से 2010 का जो NGT अधिनियम है जिसके माध्यम से 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, उसमें 6 महीने की समय सीमा दी जाती है जहां पर किसी भी आवेदन या अपील को अंतिम रूप में निपटारा करने की एक तरह से एक समय सीमा दी गई है। इस रूप में तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा NGT के द्वारा लगे हुए एक प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस आदेश के माध्यम से NGT ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर जो भी निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही थी उनको एक तरह से रद्द कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक वेकेशन बेंच के द्वारा निर्णय दिया गया है कि जब मामला हाई कोर्ट में एक तरह से चल रहा था और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उस स्थिति में NGT की तरफ से निर्णय नहीं आना चाहिए था। इससे स्थिति एक तरह से असमंजस की होती है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जब भी इस तरह की बात होगी तो जो संवैधानिक संस्था है, यानी अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो उनका निर्णय एक वैधानिक संस्था जो NGT है उसके ऊपर प्राथमिकता पाएगा। इस आधार पर हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है और NGT के द्वारा लगे हुए बैन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस वैकेशन बेंच के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि NGT किसी भी उच्च न्यायालय की तुलना में एक तरह से एक सबऑर्डिनेट या निचले स्तर की संस्था मानी जाएगी और जो भी उसका एक तरह से न्यायिक विस्तार है वह भी हाई कोर्ट की तुलना में कम है। इस रूप में जो भी उच्च न्यायालय निर्णय देगा वह NGT की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त करेगा। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम UPSC के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2021 में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हम देखते हैं, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोकसभा उम्मीदवारों को एक चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है। हम ध्यान रखें, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उसके सेक्शन 33(7) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2 से ज्यादा जगह पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। यहाँ पर हम ध्यान रखें 1996 तक इस तरह का प्रतिबंध नहीं था, यानी 2 से ज्यादा सीट पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 1996 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया और यह एक तरह से जो सीमा है वो 2 सीटों की यहाँ पर स्थापित कर दी गई। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन गलत हो जाता है।
दूसरा, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल जी के द्वारा प्रमुख रूप से सीकर, रोहतक और फिरोजपुर तीनों लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा गया था। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उसके जीतने की स्थिति में उसके द्वारा खाली किए गए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का खर्चा वहन करना होगा। ध्यान रखें, इस तरह का जो खर्चा है वह चुनाव आयोग के द्वारा वहन किया जाता है, न कि संबंधित पार्टी के द्वारा। इस आधार पर तीसरा कथन भी असत्य है, केवल दूसरा सत्य है। इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो पहला प्लांट है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के कलोल में किया गया है। ध्यान रखें, गुजरात के कलोल में स्थापित तरल नैनो यूरिया का यह जो संयंत्र है, यहाँ पर जो तरल नैनो यूरिया उत्पादित किया जाएगा यह एक पेटेंट वाला उत्पाद है और प्रमुख रूप से भारत में इसका पेटेंट स्थापित किया गया है और यह विश्व में पहला प्रयास है जहां पर यूरिया को तरल नैनो रूप में एक तरह से बनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख रूप से कृषि में उपयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि तरल नैनो यूरिया के उत्पादन से जो यूरिया का आयात भारत करता है वह एक तरह से कम होगा और साथ साथ किसानों के द्वारा यूरिया का जो उपयोग है उसकी स्थितियों पर भी नियंत्रण आएगा। हम ध्यान रखें, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के द्वारा इसको प्रमुख रूप से उत्पादित किया गया है और उसका पेटेंट भी उनके द्वारा ही प्राप्त किया गया है। तरल नैनो यूरिया को 240 रुपए की कीमत वाली आधा लीटर की बोतल में प्रमुख रूप से उत्पादित किया जा रहा है और वर्तमान में इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। माना जा रहा है कि आधे लीटर की यह जो बोतल है वो यूरिया के 50 किलोग्राम बैग के बराबर क्षमता रखेगी। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में यूरिया के 50 किलोग्राम के बैग की कीमत लगभग 300 रुपए है। लेकिन हम ध्यान रखें, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ यूरिया भी आयात करते हैं जिसका मूल्य अगर हम देखें तो सामान्य रूप से 3500 से लेकर 4000 रुपए के बीच में रहता है। इस रूप में आयात के माध्यम से जो हम विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं उस पर एक नियंत्रण प्राप्त होगा। सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि अगर हम वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 की बात करें तो जो भारत सरकार के द्वारा उर्वरक की सब्सिडी पर व्यय किया जाएगा यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। इसका कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध माना जा रहा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें तो बढ़ी हैं, डीएपी, एमओपी जिन खाद के लिए हम पूर्णतः आयात पर निर्भर करते हैं उनके मूल्य भी बढ़े हैं। इस आधार पर भारत सरकार की उर्वरक सब्सिडी का जो मूल्य है वो एक तरह से बढ़ गया है और यह 2 लाख करोड़ का आंकड़ा इस वित्तीय वर्ष में पार करेगा। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें यानी 2021-22 तो यहाँ पर सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी 2022-23 में जो व्यय होगा वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक होगा। तो सब्सिडी के बिल को घटाने के लिए यूरिया पर सरकार जो आयात करती है या यूरिया पर जो सब्सिडी दे रही है उसको कम करने का प्रयास है और तरल नैनो यूरिया उसकी दिशा में एक कदम है। तरल नैनो यूरिया वास्तविक रूप में है क्या और यह कैसे काम करता है, तो हम ध्यान रखें, अनिवार्य रूप से तरल नैनो यूरिया में नैनो कण एक तरह से रहते हैं और यह यूरिया के नैनो कण के तरल नैनो यूरिया जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें यूरिया के जो कण हैं वो नैनो कण के रूप में रहते हैं। यूरिया के संदर्भ में ध्यान रखें, यह सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जिसका कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए कृषि में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, आप ध्यान रखें, पौधों के विकास के लिए काफी आवश्यक है और उनका प्रमुख पोषक तत्व माना जाता है। तरल नैनो यूरिया का पेटेंट प्रमुख रूप से गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में एक तरह से विकसित किया गया है। आप ध्यान रखें, सब्सिडी के बिल को कम करने के अलावा इसका उद्देश्य ये भी है कि परंपरागत रूप से यूरिया का जो असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग होता है भारत में कृषि में उसको घटाना, क्योंकि इसके कारण फसल की जो उत्पादकता है उसमें गिरावट आ रही है, साथ साथ जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी कमजोर हो रही है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वह मिट्टी में रह जाती है, पूर्ण रूप से पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वह पानी में भी एक तरह से घुलकर कहीं ना कहीं जल के जो स्रोत है उनमें नाइट्रोजन की स्थिति को बढ़ा रहा है। तो कोशिश ये है कि तरल नैनो यूरिया से यूरिया को लक्षित रूप में पौधों तक पहुंचाया जाए, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, साथ साथ मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण की जो स्थितियां हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। परंपरागत रूप से यूरिया के जिन दानों का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में, वहां पर दक्षता केवल 25% है, यानी 75% खेती के लिए उपयोग नहीं हो पाती है और वह या तो एक तरह से वाष्पित हो जाती है या पानी के माध्यम से बह जाती है, जबकि तरल नैनो यूरिया की दक्षता
85 से 90% है। तो यह भी एक तरह से यूरिया के उपयोग को बढ़ाएगा। यह यूरिया के उपयोग में दक्षता को बढ़ाएगा। इससे यूरिया की जो खपत है वो भारत में घटेगी। तरल नैनो यूरिया की अगर हम सेल्फ लाइफ की बात करें, यानी कितने समय तक ये संरक्षित रूप में रह सकता है, तो ये 1 साल है। तो यह भी एक तरह से किसानों के लिए मदद करेगा। साथ साथ जिस तरह से यूरिया के उपयोग में कमी आएगी और लक्षित रूप में पौधों तक यूरिया पहुंच पाएगी, यह उत्पादन को बढ़ाकर और साथ साथ जो रासायनिक उर्वरक की स्थिति है ज्यादा उपयोग करने की यूरिया के रूप में, उसमें भी गिरावट लाएगी। इफ्को के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और नैनो सूक्ष्म पोषक तत्वों के जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए कलोल का जो संयंत्र स्थापित किया गया अभी, उसको विस्तारित किया जाएगा। साथ साथ आंवला, फूलपुर, बेंगलुरु, पारादीप, कांदला, देवघर और गुवाहाटी में नैनो उर्वरक के उत्पादन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी। माना जा रहा है कि ये इकाइयां प्रतिदिन 2 लाख बोतलों का उत्पादन कर पाएंगी। इससे भारत में रासायनिक खादों के उपयोग की जो स्थितियां हैं उस पर नियंत्रण पाने और सरकार की जो उर्वरक पर सब्सिडी है उसके बिल को घटाने में मदद मिलेगी। ये हमारा 2 जून 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।